नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। तो पूरे देश भर में हिंसा के मामले नहीं थम रहे हैं। बीती रात बड़ौदा के रापुरा इलाके में एक एक्सीडेंट के बाद दो समूहों के बीच झड़प हुई और देखते ही देखते ये झड़प हिंसक रूप में तब्दील हो गई और दोनों ओर से पत्थर चलने लगे। दरअसल दो बाइक में एक्सीडेंट हुए, जिसके बाद दो समूह आमने सामने आ गए। आरोप यह भी है कि एक समूह ने दूसरे समूह पर पत्थर फेंके और इसके अलावा 10 से ज्यादा वाहनों और लॉरियों में तोड़फोड़ भी की गई है, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं और पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर स्थिति को शांत करा दिया है। बावजूद इसके इलाके में स्थिति अभी तनावपूर्ण बनी हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे इलाके की घेराबंदी कर सघन पेट्रोलिंग कर रही है। बता दें कि इससे पहले रामनवमी पर गुजरात के हिम्मतनगर और खंभात शहरों में हिंसा हुई थी। रामनवमी के जुलूस के दौरान दो समुदाय के बीच सांप्रदायिक झड़प हुई। पुलिस को पथराव करने वाली और दुकानों, वाहनों को क्षतिग्रस्त करने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े थे। तो इस तरह से अब गुजरात के बड़ौदा में भी हिंसा की तस्वीरें सामने आई और हिंसा में 4 लोग भी घायल हुए हैं। पुलिस ने यहां पर सख्ती बढ़ा दी है। पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा का दौर देखने को मिल रहा है और गुजरात के बड़ौदा में भी पुराने इलाके में यहां पर इस तरह का यह मामला सामने आया है। 4 लोग घायल हुए हैं और इस घटना के बाद से पुलिस ने दंगा करने के आरोप में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और अभी भी तमाम बड़ी अपडेट यहां से सामने आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था यहां पर बढ़ाई जा रही है और यह भी कहा गया है पुलिस की ओर से कि अफवाहों पर जरा भी विश्वास ना करें, क्योंकि जाहिर तौर पर किसी भी इलाके में अगर हिंसा की खबरें सामने आती है और अफवाह पर अगर आप विश्वास कर लेते हैं तो वहां पर और भी ज्यादा हिंसा भड़क सकती है। तो जरा भी आप अफवाहों पर विश्वास ना करें, यही कहा गया है फिलहाल पुलिस की ओर से भी। तो जहां दिल्ली से भी, जहांगीरपुरी से भी हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी हनुमान जन्मोत्सव के दौरान, और वहीं गुजरात के बड़ौदा से भी तस्वीरें फिलहाल सामने आई हैं हिंसा की। अब इसे किस तरह से रोका जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक इलाके की, एक क्षेत्र की बात नहीं अब रह गई है। पूरे देश में, हर प्रदेश में लगभग हिंसा की खबरें अब तक सामने आ चुकी हैं और गुजरात भी अब इससे अछूता नहीं रहा। और यहां पर भी जब दो वाहन मालिकों के बीच जो बहस हुई, वो बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हिंसा का रूप ले लिया इस बहस ने और बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि बदमाशों ने एक दूसरे पर पथराव करना भी शुरू कर दिया। तो इस तरह का यह मामला सामने आया है गुजरात के बड़ौदा से। बीती रात की घटना है। हालांकि यहां पर तोड़ फोड़ भी हुई है। जो तस्वीरें हैं आपके सामने, देखिए कितने लोग इकट्ठा हो चुके हैं। पुलिस भी आपके सामने इन तस्वीरों में नजर आ रही है और चेकिंग की जा रही है। जो भी उपद्रवी हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी ये कि आखिर क्यों इस तरह की हिंसा बढ़ती ही चली जा रही है। हर एक क्षेत्र से, हर एक इलाके से लगभग इस तरह की खबरें अब तक सामने आ चुकी हैं हिंसा की। तो सांप्रदायिक हिंसा यहां पर भी भड़क उठी, दुर्घटना हुई और वाहन मालिकों के बीच बहस हुई और जल्द ही दोनों समुदायों के सदस्य इसमें शामिल हो गए। कुछ देर बाद स्थिति तब और बिगड़ गई जब बदमाशों ने पथराव करना शुरू कर दिया, गाड़ियों में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। धार्मिक स्थलों पर भी हमला किया गया है और एक मूर्ति भी तोड़ी गई है इस हिंसा में। तो देखिए इस तरह की ये खबर एक और सामने आई है और सिर्फ ये कोई पहली घटना नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश के खरगोन से, राजस्थान के करौली से, दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से, हर जगह से लगभग ये हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। गुजरात के बड़ौदा से भी देर रात एक दुर्घटना और दुर्घटना के बाद बहस हुई और इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जब रात का वक्त था, लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे और उसी वक्त अचानक से हिंसात्मक तस्वीरें धीरे धीरे कर सामने आती है। ये हिंसा कोई छोटी मोटी नहीं। देखिए पथराव किया गया, गाड़ियां तोड़ी फोड़ी गई, मूर्ति तोड़ दी गई। एक महज एक छोटी सी सड़क दुर्घटना और दो समुदायों तक बात पहुंच गई।
चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, क्योंकि दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा मामले में गिरफ्तारी के बाद जांच के लिए फॉरेंसिक की बड़ी टीम घटनास्थल पर पहुंची है और ये टीम मौके पर से सबूत तलाश कर रही है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम भी साथ में है। यहां फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम और क्राइम ब्रांच के अफसर एक गली में दाखिल हुए हैं। ये गली मस्जिद से बेहद सटी हुई है। ये लोग मस्जिद भी पहुंचे हैं। जहांगीरपुरी हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे अंसार और असलम की एक दिन की पुलिस कस्टडी भी पूरी हो रही है आज। तो अदालत में दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया था कि अंसार और असलम को 15 अप्रैल को ही शोभा यात्रा की जानकारी थी। दोनों ने मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया, क्योंकि देखे जितने भी आसपास के घर थे, मकान थे, वहां से पत्थर फेंके जा रहे थे। हालांकि धीरे धीरे कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों की गिरफ्तारी हुई है, हिरासत में लिया गया है और महिलाओं को भी हिरासत में लिया गया है, क्योंकि जिस तरह से पथराव हो रहा था, छतों पर से पत्थर फेंके जा रहे थे, कांच की बोतलें फेंकी जा रही थी, वो जाहिर सी बात है पहले से ही सब कुछ इकट्ठे करके रखा गया होगा ताकि एक शोभा यात्रा यहां से निकले और इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा सके। और इसमें महिलाएं भी शामिल थी। छतों पर से पत्थर जो फेंके जा रहे थे, तो अभी भी ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही थी। पूरी रात निगरानी रखी गई है और यहां पर फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है घटनास्थल पर, जो कि पूरे इलाके की छानबीन कर रही है, पता लगाए जाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि क्राइम ब्रांच को ये पूरी जांच सौंप दी गई है इस पूरे मामले की। तो फॉरेंसिक टीम जो है वो मस्जिद भी पहुंची और यहां पर भी जांच पड़ताल की जा रही है फॉरेंसिक टीम की ओर से। क्या कुछ हुआ, कैसे इस तरह की साजिश रची गई, क्यों आखिर इस शोभा यात्रा के दौरान माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई, ये सभी कुछ पता लगाए जाने की कोशिश की जा रही है। ये सभी कुछ जांच का हिस्सा है। तो छोटी छोटी चीजों से ही पता लगाया जा रहा है कि आखिर किस तरह से वारदात को बढ़ाया गया। बहस जो होती है वो बहस इस तरह से हिंसा में कैसे तब्दील हो जाती है, ये सभी कुछ फिलहाल जांच का हिस्सा बना हुआ है। और अमृतसर के अजनाला गांव में वॉलीबॉल प्रतियोगिता के दौरान धमाका हो गया। धमाके में एक की मौत जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। और पता चला है कि युवक प्रतियोगिता में जश्न मनाने के लिए पोटाश का इस्तेमाल कर रहे थे। पोटाश के इस्तेमाल में हुई चूक को लेकर यह धमाका हुआ। मरने वाले किशोर की आयु 13 वर्ष बताई जा रही है। घटना को लेकर जानकारी फिलहाल जुटाई जा रही है। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया। दोनों की मौके पर मौत हो गई। मरने वाले दोनों युवक चचेरे भाई थे और ये कार बीजेपी विधायक योगेश वर्मा की बताई जा रही है, जो कि उनकी पत्नी के नाम पर रजिस्टर है। घटना के बाद पुलिस ने स्कॉर्पियो कार और उसके चालक को हिरासत में ले लिया है। घटना के समय विधायक कार में नहीं थे। ये मामला लखीमपुर खीरी के लखीमपुर बहराइच रोड का है। घर लौट रहे थे और इस दौरान यह हादसा हो गया। पुलिस के मुताबिक मौके पर पकड़ी गई स्कॉर्पियो कार ड्राइवर मुनेन्द्र लखीमपुर खीरी के सदर विधायक योगेश वर्मा से जुड़े हैं और इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई भी की जा रही है। और लखीमपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की बेल कैंसिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में पुलिस के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। आशीष मिश्रा पर किसानों को कुचलने का आरोप भी है। और देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़ते चले जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 2183 नए मामले सामने आए, तो वहीं इस दौरान 214 लोगों ने कोरोना के कारण अपनी जान गंवा दी है। हालांकि बीते 24 घंटे के दौरान 1985 लोगों ने कोरोना को मात दी है और इससे पहले रविवार को कोरोना के 1150 नए मामले सामने आए थे। ऐसे में ये उछाल लगभग 90% का है। हाल के दिनों में दिल्ली, यूपी और हरियाणा में कोरोना के मामलों में तेजी आई है, तो वहीं देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई भी लगातार जारी है। देश में अब तक 186 करोड़ 54 लाख लोगों को टीके की खुराक लगाई जा चुकी है।
तो बीते 24 घंटे में 214 लोगों की जान जा चुकी है अब तक, और कोरोना के मामलों में अब तक 90% का उछाल देखा जा रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो हालात दूर नहीं होंगे अगर जरा सी भी ढील दी गई, जब तीसरी लहर, दूसरी लहर, पहली लहर से हम लोग गुजरे हैं। तो ये देखिए 24 घंटे में 2183 नए मामले सामने आ चुके हैं। हालात फिर से बेकाबू हो रहे हैं, कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ रही है। हो या दफ्तर, अब सुरक्षित रहने की जरूरत है। जिन लोगों ने वैक्सीन ली है उन्हें भी सावधानी बरतने की यहां पर जरूरत है, क्योंकि मामले 24 घंटे में 2183 आ चुके हैं सामने, और जिसमें कि 214 लोगों की मौत भी हो चुकी है 24 घंटे के अंदर अंदर। देश के लोगों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है कि 24 घंटे में इतने ज्यादा मामले सामने आना, और हालांकि 1985 लोग डिस्चार्ज भी हो चुके हैं, और सक्रिय मरीज की संख्या की बात करें तो 11,542 हो गई है। और हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस खबर पर। गाजियाबाद से नितिन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और दिल्ली से हमारे संवाददाता संजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुक करते हैं उनका। सबसे पहले दिल्ली का रुख करेंगे, जहां से संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं, कैसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए? बढ़ते मामलों को देखा जाए तो लगातार कोविड का मामला बढ़ते जा रहा है, और अस्पतालों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आ रही है, क्योंकि लोगों की बात डर भय नहीं है, क्योंकि विदाउट मास्क लोग घूमते हुए नजर भी आ रहे हैं। अस्पताल की बात की जाए तो अस्पताल में जितने भी कर्मचारी हैं, ये स्टाफ है, विदाउट मास्क के भी वो खुद कर रहे हैं, और कहीं भी आने जाने वाले लोगों की बात की जाए तो भी विदाउट मास्क के परमिशन नहीं दिया गया, और विदाउट मास्क ही आना जाना लगातार तरीके से करते जा रहा है। अस्पताल की बात की जाए तो अस्पतालों में इस माहौल को, कोविड का मामला बढ़ते जा रहा है, बाकी इस मामले में प्रशासन इस मामले को ढील क्यों देती जा रही है? बिल्कुल नितिन, आप तो कहते हैं क्योंकि दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, दिल्ली में सबसे ज्यादा मामले अभी तक सामने आ रहे हैं। क्या हालात गाजियाबाद के बने हुए हैं, यहाँ पर किस तरह से सेफ्टी बढ़ाई जा रही है, प्रशासन क्या इस पर पूरा ध्यान दे रहा है इस बार भी? बिल्कुल, मैं अगर गाजियाबाद की बात करूं, गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर से जुड़ा इलाका है। लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। अगर बच्चों की बात करें तो कहीं ना कहीं स्कूलों की तरफ से जो खामियां बरती गई हैं, उसकी वजह से लगातार जो बच्चे काफी वक्त के बाद स्कूल पहुंचे थे, लगातार उनमें कोरोना पॉजिटिव के मामले लगातार सामने देखने वाले। अगर हम पूरे दिल्ली एनसीआर की बात करें, लगभग 22 स्कूलों में लगभग 33 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ये कि बड़ा सवाल है, जिस तरीके से लगातार जब बच्चे स्कूल पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं एक के बाद एक कोरोना के मामले लगातार मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। अगर हम गाजियाबाद की बात करें, 24 घंटे की गाजियाबाद की बात करें, 24 घंटे में गाजियाबाद में 22 मरीज पाए गए, जिसमें 12 साल से लेकर 60 साल लगातार कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार स्वास्थ्य विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है, लगातार अलर्ट जारी करके रखा हुआ है कि लगातार जिस तरीके से जो कोरोना के मामले हैं, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाया उनको वैक्सीन लगाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो कोरोना के मामले लगातार कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, तो ये दहशत भरा माहौल बना हुआ है। जी ठीक है संजय, स्कूलों में किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, बच्चों के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है, क्योंकि बच्चों की जान का यहाँ पर अब खतरा बढ़ता जा रहा है? स्कूलों की बात की जाए तो स्कूलों में बिल्कुल लापरवाही नजर आ रही। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि स्कूल के अंदर की बात की जाए, जो बच्चे जाते हैं, मास्क की बात है, सैनिटाइजर की बात की जाए तो स्कूल के गेट पर थोड़ी बहुत रखेंगे, वैसे अंदर की बात की जाए तो वो हमले को बिल्कुल सख्ती नहीं बरती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मामले को लूज नजर देखते हुए आ रहे हैं। क्योंकि वहाँ का अधिकारी की बात की जाए तो इस मामले को थोड़ी सी लूज नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये देखा जा रहा है कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और हालांकि व्यवस्थाएं भी दुरुस्त की जा रही है। पहले की तरह देखना होगा कि कितनी जल्द से जल्द शासन और प्रशासन मिलकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करता है और इस तरह से तेजी से बढ़ते मामलों पर लगाम लगा पाता है।
और विवादों में रहने वाले यति नरसिंहानंद एक बार फिर अपने बयान की वजह से विवादों में आ गए हैं। यति नरसिंहानंद का कहना है कि अगले 20 सालों में 50% हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होगा। परिवारों को मजबूत करें, और परिवार जो है पैसों से मजबूत नहीं होते। परिवार मजबूत होते हैं जब उसमें बच्चे होते हैं, जब रिश्ते होते हैं, रिश्तों में प्यार होता है, और साथ ही साथ बच्चे ज्यादा पैदा करें। हिंदू बच्चे पैदा करके अपने बच्चों को इस लायक बनाए कि हिंदुओं के बच्चे अपने घर की रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करें, साथ ही साथ देवभूमि की रक्षा करें, पूरे सनातन धर्म की रक्षा करें, मानवता की रक्षा करें। आज हमारे बच्चे इस लायक होते ही नहीं। एक बच्चा होता है वो घर में घुसा रहता है, बाहर कुछ भी होता रहे। बच्चे इस तरह के बच्चे नहीं चाहिए हमें। हमें बच्चे चाहिए मजबूत, जो धर्म। देखिए, जागरूक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये तो हिंदू जाने। हम है सन्यासी, हमारा काम है वस्तु स्थिति पे चिंतन करना और समाज को बताना, और आप लोग हमारे माध्यम हो। हम कुछ कहने में कसर छोड़ रहे हो तो मेरी बेटी वो मुझे बताओ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया कि भाई हम ये नहीं कर सकते। धर्म संसद हमारा मौलिक अधिकार है। भाई हम धर्म से गुरु हैं, हम धर्म के अपने धर्म की चर्चा नहीं करेंगे तो क्या फिर करेंगे क्या हम? हमारा अधिकार है हम अपने धर्म की चर्चा करें, और हमारे धर्म पर कोई खतरा तो अपने लोगों को बताएं। हम कोई नफरत नहीं फैला रहे हैं, जैसा कुर्बान अली कहता है, हम नफरत नहीं फैला रहे हैं। लेकिन जो खतरा है हमारे समाज का, हम अपने समाज को उस खतरे के प्रति सचेत कर रहे हैं। जहांगीरपुरी दिल्ली में हुआ है, केवल दिल्ली में थोड़ी हुआ है, पूरे देश में देखिए हर जगह हो रहा है। आप एक जगह को क्यों कर रहे हैं? आप पूरे ये बताओ कहाँ नहीं हो रहा है? किसी स्टेट में नहीं हुआ है? हर जगह हो रहा है भाई। उनकी जनसंख्या, उनकी ताकत हर जगह इतनी बढ़ चुकी है कि हर जगह अब यही होना है। थोड़े दिनों बाद देखिए ना, 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले केवल 20 सालों में 50% हिंदू धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर होंगे। 40% हिंदुओं का कत्ल हो जाएगा, और जो बचेंगे वो विदेशों में रहेंगे या रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे। यहाँ तो कोई रहेगा ही नहीं। इस्लाम का राज आने पे यहाँ भी हिंदुओं के साथ वही होगा जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, बांग्ला। कई दिनों से लाउड स्पीकर पर चल रहे विवाद पर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गृह विभाग ने किसी भी धार्मिक स्थल पर बिना अनुमति लाउड स्पीकर लगाने पर रोक लगा दी है। यानी अब धार्मिक स्थल पर भी लाउड स्पीकर लगाने के लिए पुलिस से इजाजत लेनी होगी। अगर कोई बिना इजाजत लाउड स्पीकर लगाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और इस संबंध में महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल जल्द ही महाराष्ट्र के डीजीपी के साथ एक बैठक भी करेंगे। आपको बता दें कि 3 मई को राज ठाकरे ने मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकरों को हटाने की धमकी दी थी। तो वहीं नासिक पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया है कि 3 मई तक सभी धार्मिक जगहों पर लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति ली जाए। अगर बिना अनुमति लाउड स्पीकर मिला तो पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।